नमस्कार साथियों, मैं आशीष मिश्रा यूथ पावर के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता क्या है। देखिए, जब विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, तमाम संस्थाएं अपने यहाँ जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस करती हैं, जो वहाँ के अकाउंटेंट होते हैं वो अपने यहाँ के अलग अलग प्रोसीजर को अपनाते हैं अपने हिसाब से। तो इस तरह से क्या होता है कि उनका जो रिजल्ट आता है, जो उसके बाद रिपोर्ट तैयार होती है, उसके लिए जो मानक होना चाहिए वो पहले से रहता नहीं है। तो अपने अपने हिसाब से लोग उस रिपोर्ट को, जो रिजल्ट आता है वो तैयार होता है, रिपोर्ट को तैयार करते हैं। तो उसमें क्या होती है, विभिन्नता रहती है। वो एक तरह के नियम कानून का पालन नहीं करते हैं, एक तरह के प्रोसीजर का पालन नहीं करते हैं। तो उनकी जो रिपोर्ट होगी, उनका जो रिजल्ट आएगा वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, वो कंपेरेबल नहीं रहेगा, उस पर विश्वास कम किया जा सकता है, रिलायबल नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को, इस कमी को दूर करने के लिए क्या किया गया, एक स्टैंडर्ड बनाया गया। नेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड बनाए गए, इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड बनाए गए। भारत में जो नेशनल लेवल पे जो स्टैंडर्ड बनाने के लिए ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसने क्या किया है, रूल्स, जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको इसने बनाया है। उसके लिए एक बॉडी का गठन हुआ, ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। तो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने थे उसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया जो उसकी निगरानी जो है वो करती है। अब बात करेंगे कि नेशनल लेवल पे क्या होता है कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं जो भी ICAI के द्वारा बनाया जाता है, और जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो IFRS के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है, वो गाइडलाइंस बनाती है। दोनों को मिला के IFRS और AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, उसको मिला के एक मर्ज रूप में जो बना हुआ है वो क्या बना है, इंड AS, जिसको हम आगे बात करेंगे। तो अभी इंड AS के बारे, अभी हमें क्या पढ़ना है, AS के बारे में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम वन बाय वन कुछ पॉइंट में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है, अकाउंटिंग का जो मानक होता है, उसमें क्या होता है, कॉमन सेट ऑफ, एक तरह के क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, मानक होते हैं, उनका प्रोसीजर तरीका होता है, एक ही तरह के जो है प्रैक्टिसेस की जाती हैं। जो एक संस्था एक तरह के प्रोसीजर को अपनाती है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है ICAI के द्वारा जो किया जाता है, वो एक कॉमन पैरामीटर को अपनाते हैं। तो सेम प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड और प्रोसीजर को अपनाते हैं। दैट डिफाइन द बेसिस ऑफ, इन चीजों को करने के लिए जो पॉलिसीज होती हैं, जो प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको बेस मिलता है इन जो मानक होते हैं उनके माध्यम से। सब लोग एक ही तरीके के, एक पैरामीटर है उसी के हिसाब से काम करेंगे, उसको वो क्रॉस नहीं करेंगे। तब क्या होगी, जो भी रिपोर्ट तैयार होगी, जो रिजल्ट आएगा उसमें एक रूपता रहेगी, उसको कंपेरेबल बनाया जा सकता है। कंपेरेबल रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, वो रिलायबल रहेगा, जब हम इस तरह की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड अंडर द सुपरविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। इंडिया में क्या होता है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड किया जाता है वो किसके सुपरविजन में, अभी मैंने बताया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ASB के सुपरविजन में क्या किया जाता है, इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए जाते हैं।
which was constituted in the year 1977। इसको याद रखिएगा, ASB का गठन कब हुआ? 1977 में ASB का गठन हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड का गठन हुआ। नेक्स्ट है ASB इज ए कमेटी अंडर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अभी मैंने बताया था कि ASB का जो गठन हुआ है, ये ऐसी कमेटी का गठन जो है किसके द्वारा किया गया है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, व्हिच कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एकेडमिशियंस, अदर प्रोफेशनल बॉडीज, जिसके अंदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते हैं, एकेडमिशियंस होते हैं, और जो प्रोफेशनल बॉडीज जो भी जिस संस्था की तमाम संस्थाएं काम करती हैं, उनमें से कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, वो भी इसमें रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते हैं। तो ICAI के द्वारा ASB का गठन किया गया, और इस कमेटी में क्या होती हैं? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग, एकेडमिशियंस और अदर प्रोफेशनल बॉडीज जो है इसका रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो ICAI है ये एक वैधानिक जो है बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। जो ICAI का जो गठन हुआ है उसको क्या किया? पार्लियामेंट में पास करके, और चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के थ्रू इसको बनाया गया। ये महत्वपूर्ण बात हुई। अगला है द इंस्टीट्यूट फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इंस्टीट्यूट फंक्शन किसके अंडर करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत जो है इसी के अधीन होके ये जो है संस्था काम करती है। नेक्स्ट है द ICAI इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन द वर्ल्ड। जो ICAI है ये दूसरी सबसे बड़ी संस्था है विश्व में चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर ऐसी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो जो भारत की जो ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये विश्व में दूसरी सबसे बड़ी संस्था है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। वैसे तो हम लगभग सभी स्टैंडर्ड्स को देख लेंगे, लेकिन उसके बाद हम इसमें जो ज़्यादातर रिपीट आते हैं उनके बारे में भी बताएंगे। रिपीटेटिव कई बार वो आ चुके हैं एग्ज़ाम्स में, और विशेषकर UP TGT PGT में। वैसे हर एक एग्ज़ाम में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन इसका आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। तो देखते हैं वन बाय वन। हम इसमें डिस्क्राइब नहीं करेंगे, डिस्क्राइब करके हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। इसमें सिर्फ हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन कौन से, किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या आता है, बस इतना डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है AS1। AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करना होता है उससे रिलेटेड जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं AS1 में। AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। जब इन्वेंट्री के वैल्यूएशन की बात होगी तो हम कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे? AS2। AS2 को हम फॉलो करेंगे कब? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। AS3 इसको तो अच्छी तरीके से सब जानते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है तो हमें कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है? AS3। AS3 में हम किसको देखते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए हम कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं? AS3। AS4 में हम कंटिंजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट बनाने के बाद कोई एडजस्टमेंट करना होता है तो फिर हम कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं? AS4। जब हमारी
बैलेंस शीट तैयार हो जाती है, कोई उसमें कोई चीज़ एडजस्ट करना होता है तो उससे रिलेटेड हम जो भी चीज़ें दिखानी होती हैं उसके लिए हम कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, AS4। AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। AS5 में हम इनको दिखाते हैं। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, नेट प्रॉफिट इतना याद रखिएगा, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड तब भी याद रहेगा। AS5 में नेट प्रॉफिट और लॉस के बारे में हम जानते हैं, पीरियड आइटम्स हो या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज हो, इनसे सबसे रिलेटेड हम किस में देखते हैं, कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, AS5। AS6, अब AS6 जो है वो अब हट गया है, डेप्रिसिएशन पहले, और ये बहुत बार आया हुआ है AS6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के लिए, लेकिन अब ये हट गया है। अब ये मर्ज किस में हो गया है, AS10 में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ये मर्ज हो चुका है AS6। नहीं तो पहले क्या था, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। AS7 में कौन सा आता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। जब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है तब कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, AS7 में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। जब कंस्ट्रक्शन होता है तो उससे रिलेटेड हमें जो अकाउंटिंग करनी होती है उसके लिए हमें कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है, AS7। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग होती है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, AS7 फॉलो करना पड़ता है। AS9 बहुत इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा इसके बारे में जानकारी के लिए हमें कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है, AS9 में हम रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे, किस समय पे, इसके बारे में हम देखते हैं AS9। AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि अभी मैंने बताया इसी में मर्ज हो चुका है, कौन सा, AS6 मर्ज हो गया है डेप्रिसिएशन वाला, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कौन सा आएगा, AS10। नेक्स्ट है AS11 में द इफेक्ट ऑफ चेंजेज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। जब फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो चेंज होता है उसके बारे में अगर हमें अकाउंटिंग करनी है, उससे रिलेटेड जानकारी करनी है, तो हमें कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करना होगा उस समय, AS11, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो चेंज हुआ करता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, AS11 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। AS12 ये भी पूछा गया है, गवर्नमेंट ग्रांट्स। AS12 गवर्नमेंट ग्रांट से संबंधित जो भी अकाउंटिंग होती है उसके लिए हमें कौन सा फॉलो करना पड़ता है, AS12। AS13 में हम कौन सा फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट में हम क्या करते हैं, AS13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 को फॉलो करते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो अकाउंटिंग होती है उसके लिए हम कौन सा फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड, AS13। AS14 अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन। जब एमलगमेशन होता है तो उसके लिए जो है जो अकाउंटिंग की जाती है तो उसके लिए हम कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, AS14 अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन। इसके लिए AS14 को फॉलो किया जाता है। AS15 में कौन सा होता है, इम्प्लाइज बेनिफिट के लिए हम AS15 को फॉलो करते हैं। इम्प्लाई बेनिफिट के लिए हम कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, AS15। बारोइंग कास्ट के लिए हम कौन सा फॉलो करते हैं, AS16 जो है उसमें हम बारोइंग कास्ट के बारे में जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, AS16। AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। तमाम तरीके के सेगमेंट में जो है बिजनेस होता है तो उस सेगमेंट रिपोर्टिंग से संबंधित जो भी अकाउंटिंग होती है उससे संबंधित जो है हम किस में स्टडी करते हैं, AS17 में। हम कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, AS17 फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग। AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। AS18 में हम कौन सा फॉलो करते हैं, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। AS19 ये भी इंपॉर्टेंट है, लीजेस।
लीजेस के बारे में जब स्टडी होती है, लीजेस के बारे में जब अकाउंटिंग होती है, तो हम कौन सा फॉलो करते हैं? AS 19 फॉर लीजेस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम कौन सा फॉलो करते हैं? AS 19 किसके लिए? लीजेस के लिए। AS 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है AS 20, अर्निंग पर शेयर। जब अर्निंग पर शेयर की बात होती है तो हम उसको निकालने, उसमें जो अकाउंटिंग करते हैं उसके लिए हम कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं? AS 20 अर्निंग पर शेयर। AS 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। AS 21 में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाना होता है तो हम कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं? AS 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट AS 21। AS 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेज ऑन इनकम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ है। AS 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेज ऑन इनकम। AS 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेज ऑन इनकम। अब हम इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़्यादातर आए हुए हैं उनमें से AS 1 आपका पूछा जाता है, AS 2 भी पूछा गया है, AS 3 कई बार पूछा गया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके बाद जो है AS 6 पूछा जाता था, लेकिन अब ये मर्ज हो चुका है। अब जो है AS 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये कई बार पूछा गया है। इसके बाद जो है AS 12 गवर्नमेंट ग्रांट्स का हो गया, और AS 13 भी अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, AS 14 अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन। इसके बाद है AS 19 लीजेज, AS 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्निंग पर शेयर, तो और ये AS 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेज ऑन इनकम। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अक्सर रिपीटेड आए हुए हैं, जब MCQ कराएंगे तो उसमें फिर से ये प्रैक्टिस में हो जाएगा। अगला है AS 23। AS 23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। एसोसिएट्स में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसकी अकाउंटिंग के लिए हम कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं? जो भी संस्थाएं होती हैं कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं? AS 23। AS 23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। AS 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, जब कोई ऑपरेशन चलता हो तो उसको डिसकंटिन्यू करने के लिए जो है कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं? AS 24। AS 24। AS 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करने के लिए हम कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं? AS 25। AS 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। AS 26 AS 26 इंटेंजिबल एसेट्स। AS 26 इंटेंजिबल एसेट्स। AS 27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर। जब ज्वाइंट वेंचर में इंटरेस्ट की रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है तो उसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं? AS 27। AS 28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। AS 28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। AS 29 प्रोविजंस कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट्स। प्रोविजन, कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट की बात होती है, कौन सा हम फॉलो करते हैं? AS 29। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है AS 26, बहुत ज़्यादा आया है, इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये आपकी जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हुए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कभी ये पूछ लेगा इससे कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है, आपको पूछ लेगा अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है? तो AS 23। इसी तरह पूछ लेगा इंटेंजिबल एसेट किस में आता है? AS 26 में। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, कभी कभी मैचिंग के क्वेश्चंस बनते हैं, डेफिनेटली एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। तो ये आज का आपका जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की आज की आपकी क्लास हुई। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के साथ हम आगे और भी टॉपिक लेकर आएंगे। आप लोग जो है वीडियो को देखने के बाद कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ जो है बेल आइकन को भी प्रेस करिए और कमेंट जरूर करिए। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।